हालांकि टेक्नोलॉजी में बहुत माहिर नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रयास किया है आज आप सबसे बात करूं, आपके मनों में कुछ सवाल हो, उस बात का भी मैं जवाब दे पाऊँ। देखिए, हरियाणा में बहुत अच्छी स्थिति थी, लेकिन अब कोरोना वायरस बढ़ रहा है, 700 हो गया है। उसके मुख्य रूप पे दो तीन कारण बताते हैं। एक तो पहले तो तबलीगियों का बताया, कुछ गए काग दिल्ली से आते जाते हैं, कुछ हो गए, फिर आजादपुर मंडी से गए। लेकिन एक कारण और भी है जो मैं समझता हूँ सरकार उसमें समझ नहीं पाई। वो है जो पेशेंट है, कोई कैंसर का पेशेंट है, कोई और किसी जगह का पेशेंट है, जिनको यहाँ इलाज नहीं मिल रहा था, वो दिल्ली जा रहे थे और वहां से साथ अपना कोरोना वायरस लेके आ रहे थे। तो एक तो सरकार को पुख्ता इंतजाम करने चाहिए थे। रोहतक मेडिकल पीजीआई है, कानपुर है, करनाल में है, इधर आपका मेवात में है, फरीदाबाद में है, मेडिकल कॉलेज है, हर जगह बने हुए हैं। हमारे टाइम में बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ था। तो वहां पर जो इस किस्म के मरीज हैं, उनका फौरी तौर पर इलाज करना चाहिए ताकि उनको दिल्ली ना आना पड़े। और सबसे पहले तो मैं जो कोरोना योद्धा हैं, जैसे पुलिस, डॉक्टर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, आप सब मीडिया के साथी हैं, क्योंकि हम तो देखो घर में बैठे हैं, आप लोग सब बाहर जा रहे हैं और एक एक बात से खबर हमारे पहुंचा रहे हैं। तो सबसे पहले तो इनको मेरा सलाम। आज जो हम स्थिति में हैं, वो असली जो है कोरोना योद्धाओं की वजह से है कि हमारे में विश्वास सब में पैदा होता जा रहा है। सबसे ज्यादा तकलीफ में आज वो लोग हैं जो दिहाड़ीदार हैं, जो सुबेरे कमाते थे, रेडी वाले हैं या खोमचे वाले हैं या कारीगर हैं या छोटे दुकानदार हैं, या जैसे कोई किसी की बात है, किसी का जूता बनाना काम है, तो या थ्री व्हीलर वाले हैं जैसे, या रिक्शा चालक हैं जो सुबेरे निकलते थे, अब थ्री व्हीलर वाले ने कर्जा भी ले रखा है और छोटे भी चल रहे हैं। उनकी तरफ हमारा ध्यान पूरा नहीं गया है। एक तो मैं बार बार, जैसे पहले दिन मीटिंग हुई थी, उस समय हमने पूरा सहयोग और उसका समर्थन किया, आज भी कर रहे हैं सरकार का, क्योंकि ये अकेली सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, सबकी जिम्मेवारी है इससे लड़ने के लिए। तो मैंने कहा था जो गरीब आदमी है, जो इस किस्म के हैं, एक तो जो सरकार को चाहिए 300 यूनिट तक जो बिजली खर्च करते हैं, या यूनिट तक, उनको 3 महीने का बिजली का बिल माफ किया जाए उनको, ताकि उनको कुछ राहत पड़े। अब जिसकी दुकान बंद है, दुकान चल नहीं रही, बिजली का बिल दे रहा है। फिर दूसरा जैसे इंडस्ट्री है या ऐसे होटल्स हैं, हॉस्पिटलिटी है, जिनमें फिक्स चार्जेस लगे हुए हैं। अब वो उनका तो ना तो होटल चल रहा है ना इंडस्ट्री चल रही है, फिक्स चार्ज बिजली के देने पड़ते हैं। जो एक्चुअल चार्जेस, एक्चुअल कंजम्पशन है, उसके चार्जेस उनके ऊपर लगाए जाएं। तो ये बहुत सारी बातें हैं इन, क्योंकि जब बात हुई थी तो यही था कि पक्ष और विपक्ष हम सब मिलकर लड़ेंगे, आज भी वही स्थिति है। लेकिन जब गरीब आदमी पर बोझ डाला गया, जैसे डीजल का भाव बढ़ा दिया, किसान पर सब पे बोझ गया, बस फेयर बढ़ा दिया, सब्जी मंडी में मार्केट फीस लगा दी, उस समय भी मैंने कहा था ये तजर्बे का समय नहीं है, ये एक्सपीरियंस का समय नहीं है, ये गरीब आदमी पर बोझ डालने का समय नहीं है, किया जाए। और आज भी मैं ये कहता हूँ कि उनको वापस इनको तुरंत करना चाहिए। आलू का आएगा सीजन, प्याज का सीजन आएगा, उसके ऊपर भी मार्केट फीस लगेगी, तो महंगाई किस पर पड़ेगी? महंगाई गरीब आदमी पर पड़ेगी, पहले ही बहुत महंगा है, और किसान की लागत में बढ़ोतरी होगी। अब डीजल बढ़ा दिया, आपका मजदूर मिलते नहीं। देखिए ये जो फसल कटी है गेहूं की या सरसों की, हालांकि मजदूर नहीं थे, किसान को बड़ी कठिनाई का सहन करना पड़ा, लेकिन आपसी मेल जोल से, जैसे बार्टर सिस्टम था, इस प्रकार से किसानों ने मिलकर गेहूं अपना काटा। लेकिन गेहूं कटने के बाद जो एस्टिमेटेड हमारा था 130 लाख मेट्रिक टन के करीब एस्टिमेटेड था वीट होगा हमारा, लेकिन अब तक प्रिकोर कुल जो हुआ है वो 57 लाख मेट्रिक टन हुआ है, और लिफ्टिंग कुल 29 लाख मेट्रिक टन की हुई है। बाकी गेहूं मंडियों में खराब हो रहा है,
बेमौसमी बारिश में। मैंने शुरू में सुझाव दिया था कि जुलाई अगस्त तक स्कूल कॉलेज खुलने वाले नहीं हैं, उनको भंडारण बना दिया जाए और मंडियों को तुरंत खाली किया जाए। अब पंजाब ने 100 मेट्रिक टन खरीद कर चुके, और मतलब जो पहले 1.5 महीने तक खरीद करता था, 20-22 दिन में 95% गेहूं खरीद चुके हैं और सबकी पेमेंट हो चुकी है। यहाँ पर अब तक गेहूं की पेमेंट नहीं आई है, सिर्फ 21 तारीख तक, 21 तारीख तक जो है गेहूं जिसने खरीद किया है उसकी पेमेंट आ रही है। तो किसान आज बड़ी दिक्कत में, अगली फसल आने वाली है, ना उसकी पेमेंट हो रही है, और उसका जो गेहूं खराब हो रहा है उसमें परसेंटेज ला के और कम कीमत पे 4 रुपए, किसी में 10 रुपए, ये वाजिब नहीं है। इस सरकार को नहीं चाहिए, बल्कि इस टाइम किसान की मदद करनी चाहिए। और सब्जी में कोई टैक्स लगा के, तो छोटे छोटे किसान है वो बोलते हैं। जैसे मैंने कहा लिफ्टिंग अब तक 29 लाख मेट्रिक टन का क्या, कब खाली होगी मंडी, कब लिफ्ट करेंगे? टारगेट रखा है इन्होंने 75 लाख मेट्रिक टन का, जबकि 94 लाख मेट्रिक टन तो पिछली बार प्रोक्योर किया था, और उससे ज्यादा बेहतर हमारी आपके बम्पर क्रॉप है। हमारे को उम्मीद थी भाई हम तो 120 या 130 लाख मेट्रिक टन हमारा पैदा होगा, लेकिन लिफ्टिंग बिल्कुल उसके चाल पे है। यही इसी प्रकार से सरसों का मामला है। सरसों में भी जो हमारी एस्टीमेट तो 13 लाख मेट्रिक टन का था कि हमारी पैदावार होगी, आज तक कुल प्रोक्योरमेंट 4 लाख और 4.64 या ऐसे कुछ हुआ है, लेस देन 5 लाख मेट्रिक टन का प्रोक्योरमेंट हुआ है, और पेमेंट कुल 25 तारीख तक की गई है, जो 25 को हुआ, बाकी अभी पेमेंट भी बाकी है। बाकी सरसों में किसान को डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ी, मजबूरी में 3700 और 3800 उसकी भी बोनी पड़ी। और उसके अलावा जो जैसे मैंने कहा, जो गरीब आदमी है उनको उनके रेड और ये पे राशन दिया है सरकार ने, उसमें भी बहुत दिक्कत उनको आई। और जो वायदा किया था, जो बात हुई थी, भाई ग्रीन कार्ड होल्डर्स को भी देंगे। मान लो एक 3 व्हीलर है, उसका ग्रीन कार्ड है, तो उसकी कमाई थी, अब उसकी कमाई तो बंद होगी, तो ऐसे व्यक्तियों को, ग्रीन कार्ड होल्डर्स को इन्होंने कहा था हम देंगे, लेकिन किसी ग्रीन कार्ड होल्डर को अब तक राशन नहीं दिया गया। जो अमीर है, वेल टू डू है, वो तो आएगा ही नहीं, वो इसमें आएगा ही नहीं। और इसके अलावा एक और नई स्कीम ले आए। मैंने कहा भाई ये तजर्बे का समय नहीं है, जो इन्होंने बताया ना, मेरा पानी मेरी विरासत में, ऐसा वो कर दिया। जल संरक्षण जरूरी है, डार्क जोन जो है उनमें स्तर बढ़ाना चाहिए पानी का, इसमें कोई दो राय नहीं। और यही कारण था, उसके लिए दादूपुर नलवी जो है नहर हमने खोदी, बहुत कब की मंजूर हुई थी, 98 की, आगे 400 करोड़ रुपए करीब उसके ऊपर लगा। लेकिन इस सरकार ने, जो जिसका मकसद ही सिर्फ ये था कि उसका जल का स्तर बढ़ाया जाए, उसका करके डार्क जोन्स में ही वो जारी थी। जिन डार्क जोनों में आज इन्होंने कह दिया कि वहां धान, पहले तो कहा कि पंचायती जमीन में पैदा नहीं होगा, अब 19 ब्लॉक ऐसे कर दिए जहां कहा कि 50%, कुल 19 हो गए, जिसमें उस ब्लॉक में कहते जहां 50% जो किसान गेहूं धान बोता है वो कम बोएगा, तो उसको 7,000 रुपया हम प्रति एकड़ देंगे। तो ये इस किस्म का वो है। आज ये तजुर्बा करने का नहीं, पिछली बार देख लिया इन्होंने तजुर्बा करके, अपना DSR स्कीम भी चलाई, भाई धान जो सीधा डायरेक्ट सीडिंग करेगा उसको 5,000 रुपए एकड़ हम देंगे, किसी को नहीं मिल रहा। इन्होंने कहा जो मक्का बोएगा उसको 2,000 रुपए प्रति एकड़ देंगे, एक प्रति उसका इंश्योरेंस का प्रीमियम वो देंगे। लेकिन ये बताए सरकार, भाई कितने आदमियों प्रीमियम इंश्योरेंस क्लेम मिला, कितने मक्का का वो इन्होंने दिया। तो जैसा अविश्वास का कारण है, तो इस समय और मतलब कोई ऐसा तजर्बा नहीं करना चाहिए। हाँ, जल संरक्षण बहुत जरूरी है, उसके लिए बहुत सारी चीजें करनी चाहिए। 6 साल में कोई ऐसा कदम नहीं उठाया सरकार ने, बल्कि जो जल संरक्षण के लिए नहर थी उसको भी रोक दिया। भाई इसके तरीके हैं,
जल संरक्षण के, दादूपुर नलवी के कहीं भी वैसी नहर बनाए, ड्रेनों में पानी डाला जाए, जो गांव में जोड़ हैं और है रखी जाए, बहुत बहुत सारे तरीके हैं। ऐसा कोई साधन ढूंढना चाहिए, एकदम से ये फैसला थोपना हमारे को मंजूर नहीं है। और मैं सरकार से आग्रह करता हूं पुरजोर, ये हरियाणा के किसान को के साथ बड़ी भारी जाती है और ये बिल्कुल नामंजूर है, इसको तुरंत वापस लें। कि कोरोना के बहाने में ऐसा कोई फैसला ना ले जो किसान पहले ही गरीब है। किसान जो है केवल अर्थव्यवस्था को कायम नहीं रखता है, ये तो हमारे देश में तो एक किस्म से सबका पेट ये पालता है, ये हमारी अर्थव्यवस्था ही नहीं, मैं एक सब कुछ इस पर निर्भर है। रोजगार ये देता है, पेट पालने का काम ये करता है, इसके बच्चे करते हैं, उनके साथ ऐसा वो कोई नहीं करना चाहिए। 6 साल से जो है इन्होंने क्या ऐसा कोई कदम उठाया, नहीं उठाया। फिर भी मैं ये कहता हूं कि आज कोई विवाद नहीं खड़ा करना चाहता, लेकिन संवाद के द्वारा मैं कहना चाहता हूं ये फैसला तुरंत वापस ले। ये जनहित का फैसला नहीं है, ये जन विरोधी फैसला है, इसको तुरंत वापस ले। ग्रीन कार्ड का भी करें। और कहा इन्होंने भाई है आर्थिक स्थिति खराब है प्रदेश की, तो और बहुत जरिए है, किसान पर ही बोझ लादना वाजिब नहीं होगा। गरीब आदमी, खासतौर पर गरीब किसान, जो पंचायत की जमीन किसी ने, अब वो बिजाई के लिए तैयार है, आगे मतलब उसने तैयार करना है। भाई डीएसआर का आप उपयोग करें, उस से आप अगर धान लगाएं तो पानी की लागत कम हो जाती है, खपत कम हो जाती है। तो ऐसे तरीके सुझाएं, उसमें प्रोत्साहन दें। या जो भी अगर मतलब ये कोई तजुर्बेकार नहीं है, आगे जल संरक्षण की बात हो, कहीं धान की बिजाई कम, भावांतर लागू करें, भावांतर लागू करें। अब मक्का कहें मक्का बो दो, तिलहन बो दो, ये चीजें बो दो, हम खरीदे, इससे कोई किसान का नुकसान करना ठीक नहीं। हाँ, भावांतर बाद में बात करके जितना धान कम बोएगा, प्रति एकड़ जितना उसका कम आमदनी होगी, उतना भावांतर से सरकार पूरा करे। हमारे समय में भी आपको याद होगा, 60 नाम की धान बोते थे किसान, और उसमें पानी की बहुत ज्यादा लागत थी। किसानों को हमने तैयार किया। आज कोई भी किसान 60 नहीं बोता, क्योंकि अच्छा भाव दिया, एक्सपोर्ट का भी दिया, किसान ने वो छोड़ दिया। तो इस प्रकार से किसान से संवाद करके, बात करके, और जब ये टैक्स लगाए, जब हम सहयोग कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, हमारे कोई जिक्र नहीं किया। ये धान की बिजाई का फैसला किया, मीटिंग में कोई हमारे साथ जिक्र नहीं किया। तो ये ऐसी परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। कोरोना में भी कोई ये सोचे कि मेरे लिए क्या है, ये नहीं, ये तो सबके लिए होना चाहिए। कोई उत्तर हरियाणा की बात करता है, कोई दक्षिण हरियाणा की बात करता है, ये तो पूरे हरियाणा की बात करनी चाहिए, पूरे देश की बात करनी चाहिए। देश का किसान का मनोबल टूट जाएगा, हरियाणा के किसान का मनोबल टूट जाएगा। गरीब आदमी, पहले माइग्रेंट लेबर चले गए, और परेशानी से बचने के लिए सरकार को सतर्क होना चाहिए, जमीनी हकीकत का पता लगना चाहिए। आज जो है तुरंत में अब भी समय है, जो बकाया गेहूं खरीद कर और तुरंत मंडी खाली की जाए, मंडियों का भंडारण कहीं लगा जाए। ट्रांसपोर्ट जो है बिल्कुल कछुए की रात, कछुए के उस पर चल रही है, जो लिफ्टिंग है, उससे बड़ा भारी नुकसान होने जा रहा है। आप देख रहे हैं मौसम कैसा हो रहा है, कल से ऐसा हो रहा है, और आज अखबार में पढ़ रहा हूँ, कहीं कीचड़ बन गया गेहूं का, कहीं कह गया। तो ये मेरा आपसे है, मतलब मुख्य बात यही है आपके सामने। कोई मेरा, जैसे मैंने कहा, कोई विवाद खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, से ही समस्याओं का हल हम चाहते हैं। लेकिन ये जो फैसला लिया है, ये बिल्कुल नामंजूर है। मेरे साथियों से मैं बहुत दिन में मिला हूं, तो सभी साथियों से मेरा आग्रह है कि कोई भी सवाल हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। हुड्डा साहब, हाँ जी। हुड्डा साहब, 2 सवाल हैं आपसे। मतलब कि एक तो हाँ, आपकी जो मीटिंग हुई थी मुख्यमंत्री के साथ, जो सभी दलों के नेता शामिल थे, हाँ, आपके क्योंकि आपने तो कुछ बताया नहीं था, कोई प्रेस नोट नहीं जारी हुआ था कि मीटिंग में क्या हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से प्रेस नोट जारी हुआ था कि हुड्डा साहब ने कहा है कि कर्ज पूरा लेने में कोई संकोच ना करें। एक तो ये विषय था, और दूसरा, जब ये डीजल के रेट और पेट्रोल के रेट बढ़े
और हाँ। उसके बाद रणदीप सुरजेवाला ने और कुमारी सैलजा ने आरोप लगाया कि ये गलत हो गया, जजिया कर लग गया। तो उसके बाद में मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि जब पक्ष के नेता ने हमें ये कहा कि पूरा सहयोग है, पूरा सहयोग का मतलब ये भी तो शामिल था उसमें। हमने ये थोड़ा डिस्कस होती है छोटी-छोटी बातें के नहीं नहीं, लिए सारी पूरा जब सहयोग। पूरा नहीं, बात सुनिए, ठीक बात है आपने कहा। पूरा सहयोग इस लड़ाई से लड़ने का है। कोरोना के बहाने से टैक्स लगने की बात नहीं की। जब टैक्स लगाए इन्होंने, डीजल का भाव बढ़ा, हमारे से कोई सलाह नहीं करी। और आपको याद होगा, मैंने बाकायदा स्टेटमेंट दी थी उसी टाइम। और जो बात कही ऋण लेने की, ये बात ठीक है। मैंने ये कहा था कि कोरोना की लड़ाई क्यों कहने, मैंने वो कह लगे भाई आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी नहीं है, कर्जा लेना पड़ेगा। तो मैंने आज उस टाइम भी कहा था, आज भी कहा था, कोरोना की लड़ाई लड़ने के लिए कर्ज लेने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन वो कर्ज ले तो जो गरीब आदमी जिनकी बात कर रहा हूँ, जिनकी मैंने चर्चाएं करके, उनको कोई पैकेज दें, उनको दें। जो केंद्र सरकार की स्कीम है वो तो है, अपने प्रदेश सरकार की तरफ से भी तो उनको देना चाहिए। मैं तो कहा बिजली का बिल माफ कर दो भाई, 300 या 400 यूनिट तक के गरीब आदमी का। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे किया जाए। तो उसके लिए तो कोई कर्ज ले तो मेरे कोई एतराज नहीं। खाली तनख्वाह देने के लिए कर्ज ले तो उसका तो कोई बेमायना है। मैंने कोरोना की लड़ाई लड़ने के लिए कहा, और आज भी मैं कह रहा हूँ भाई हम सहयोग करने के लिए तैयार है। सहयोग से मैं कोई विवाद खड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन संवाद तो चाहिए आपस में। आपने टैक्स लगा दिया किसान को, ऐसी तो किसान को ना मंजूर है, गरीब आदमी बिजाई के लिए तैयार है, तो उसके सिस्टम है, आप उसका बिजाई के बदले, तो ये ऐसी बात है। सर नमस्कार, सर मैं राजन हूँ। सवाल ये है जी कि आपने सर कंपैरिजन किया भी पंजाब के साथ, जिस तरीके से लिफ्टिंग की आपने बात की गेहूं की। ये कहते हैं सर, सरकार ये कहती है कि देखिए दूसरी चीजों में भी तो कंपैरिजन होना चाहिए ना, कि जैसे डीजल पेट्रोल के रेट बढ़े, राजस्थान सरकार ने जो है वो 2 बार बढ़ा दिए, वहां पर जजिया करना ही कहते हैं कांग्रेस के साथी। या फिर पंजाब में अगर जो है वो कैप्टन अमरिंदर कहते हैं कि देखिए आबकारी जरूरी है, वहां पर शराब के ठेके खुलने जरूरी है, वहां कहते हैं तो कुछ नहीं बोलते, यहाँ हम खोलते हैं तो वो कहते हैं कि नशा फैला रहे हैं। इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, जहां तक शराब का बंद का सवाल है, मैंने पहले दिन कहा था, लेकिन वो मेरी बात मानी नहीं गई। अगले दिन जब सेंटर ने कह दिया तो इन्होंने फैसला किया शराब बंद। लेकिन आप देख रहे हैं, जब ये फैसला हुआ कि शराब के ठेके खोल दिए जाएंगे, आप दिल्ली को देखो, आप छत्तीसगढ़ को देखो, आप राजस्थान को देखो, राजस्थान में अभी छत्तीसगढ़ में देखो, यूपी में देखो, कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। लेकिन हरियाणा में तो कोई लाइन नहीं लगी। देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब शराब दलाल से लॉकडाउन में बंदी के दौरान बिक रही थी। तो इस और एसआईटी की बात करें, अब कई गोडाउन भी पकड़े गए और गृह मंत्री के बार बार बयान आते हैं, लेकिन एक एसआईटी बनाने में कितने दिन लगेंगे? ये भी मतलब जैसे लिफ्टिंग की तरह कछुए की चाल चली जा रही है, एसआईटी बनाने में भी कछुए की चाल है। तो ये बात है। कभी मैंने ये नहीं कहा कि मैं आप इसका जो करो, जो चीज गलत है, सही है। हर जहाँ सहयोग की जरूरत है हम तैयार हैं, लेकिन जन विरोधी फैसलों में हम जो है इस बात का मुखालफत करेंगे। मैंने जैसे कहा, अभी कोई विवाद तो खड़ा नहीं करना चाहता। पेट्रोल पे भी कह रहे हैं, डीजल और पेट्रोल का भी कंपैरिजन वो कह रहे हैं साथ साथ। हाँ, डीजल का 2014 में कितना वैट था? 9.24 था, 9.25%। इन्होंने बढ़ा के 18% कर दिया और फिर 1 रुपया और लगा दिया। भाई जब ऑलरेडी डबल आप वैट लगा चुके हो, आप अपनी सरकार, कांग्रेस की सरकार से मुकाबला करो, तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार से मुकाबला करो। पंजाब का, राजस्थान क्या मतलब? उन्हें और जगह रियायत दी होगी, उन्होंने और काम किए होंगे, और मतलब किया हरियाणा में क्या था वैट का, क्या रेट था वैट का? ऑलरेडी डबल कर चुके हैं आप। और कितना मतलब इसमें आप बोझ ला दोगे किसान को? अब बिजाई का सीजन है, अब जरूरत है उसको। तो ये सरकार का पैसा कहाँ गया? ये 1 महीने में, 1.5 महीने में सरकार पे आ गई है, पैसा कहाँ है इनका? अरे हुड्डा साहब, देखिए मैंने कहा ना, मैं विवाद नहीं खड़ा करना चाहता, लेकिन जब हमने सरकार छोड़ी, जब तो 60,000 करोड़ था, 66 में हरियाणा बना, अब 2 लाख के करोड़ के करीब हो गया। तो इसका जवाब तो सरकार ही देगी। मैं तो कई बार पूछ लिया,
लेकिन वो 5 साल, मैं आज ऐसा विवाद नहीं खड़ा करता, लेकिन जो 5 साल तक इनकी कार्रवाई रही, इवेंट मैनेजमेंट में लगते रहे, लेकिन आज जैसा मैंने कहा, आज इन बातों का सवाल मैं नहीं खड़ा करना चाहता, विवाद नहीं खड़ा करना चाहता। आज लड़ाई लड़नी है, अकेली सरकार की जिम्मेवारी नहीं, हमारी भी है। तो हम सबकी, लोगों की मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। देखिए, आज मैं कह सकता हूँ दावे के साथ, हरियाणा में कोई भूखा नहीं रहा, भूखा नहीं मरा। क्यों? इसमें हमारा या सरकार का योगदान तो अलग है भाई, पार्टी क्या, उनकी पार्टी क्या, लेकिन असली योगदान एनजीओ का है। आपने कल देखा, कल जो ये प्रवासी मजदूर गए हैं रेलों में बैठकर, आप रेलवे स्टेशन पे देखो, उनके लिए भी 2-2, 3-3 दिन की रोटी जो है एनजीओ दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, ताकि रास्ते में भूखे ना रह जाएं। तो ये एनजीओ ने, सबने मिलके काम किया भाई, वही उसी भावना से करना चाहिए। मैं तो सिर्फ जन विरोधी फैसले वापस ले लें। हुड्डा साहब, हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि आपने सरकार की बहुत सारी विफलताएं गिनाई, कोरोना के मोर्चे पे सरकार किन किन मोर्चों पे विफल रही। सरकार ने अब एक बड़ा, नहीं गिनाई मैंने, विफलताएं गिनाऊंगा तो बाद के समय, अभी मैं विफलता के मैंने शुरू में कहा है तो मैं विवाद, लेकिन मैंने फैसले जो हैं, जो लादे गए हैं, जो किसान पर और गरीब आदमी में जो, उनका कहा है कि ये वापस लें। जी सरकार ने, विपक्ष का नेता हूँ, मेरा हक है। जी हुड्डा साहब, सरकार ने एक बड़ा फैसला ये भी लिया है कि बड़ी संख्या में श्रमिकों को उनके मूल राज्यों में भेजा जा रहा है। दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि औद्योगिक गतिविधियां शुरू करी जाएंगी। जब श्रमिक ही यहाँ से चले जाएंगे तो उद्योग कैसे शुरू होंगे? तो ऐसा माहौल करना चाहिए ना, श्रमिक ना जाएं, लेकिन कोई जाना चाहता है उसको जबरदस्ती नहीं रोक सकते आप। हुड्डा साहब, इसी से जुड़ी हुई बात है। जिस तरीके से लगातार लॉकडाउन बढ़ रहा है, अभी भी लग रहा है कि आगे फिर दोबारा लॉकडाउन बढ़ेगा। बेरोजगारी का जो संकट है वो देश प्रदेश पर बहुत बड़े तौर पर आने वाला है। उसको लेकर के कोई तैयारी? तो राष्ट्रीय एवरेज जो है ना 28, अब बीच में 28%, हरियाणा में तो सबसे पहले ज्यादा बेरोजगार थे, 28% बेरोजगारी थी हमारी, और बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। ये एक गंभीर समस्या है, ये है। पहले लड़ाई कोरोना से लड़ लो, ये इसकी क्या प्लानिंग करनी चाहिए सरकार को? साथ लड़ना पड़ेगा। अब रोजगार उपलब्ध कराने पड़ेंगे आपको, बल्कि जो मेरे को पता लगा कुछ सफाई कर्मचारी और वो हटा दिए गए, ऐसा काम ना करे सरकार को। जो भी हो, सरकार का आज काम, जब भी तो मैं कह रहा था कर्ज लेने में कोई हर्ज नहीं भाई। जिनको जरूरत है, जिनके धंधे बंद हुए, जिनका रोजी रोटी चलनी मुश्किल है, उन लोगों के लिए रास्ता ढूंढना चाहिए, उनको रोजगार देने का रास्ता ढूंढना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। हम साथ हैं, हमारा सुझाव लो, सुझाव देंगे, हम वो करेंगे। हुड्डा जी, मेरा एक सवाल है। हाँ जी। राहुल गांधी ने पीएम केयर फंड में पैसे को लेकर ऑडिट की मांग की है, जिस पर विज का जवाब ये आया है कि युद्ध के दौरान कभी भी ऑडिट का काम नहीं होता, और ऐसी बातों से राहुल गांधी की मंशा जाहिर होती है। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ये सवाल मैंने कहा, ये तो अपने अपने विचार की बात है। आज ये सवाल जो है, हम कोरोना से लड़ाई लड़ लेंगे तो ये सवाल तो उठेंगे ही। एक तरफ आर्थिक संकट की बात की जा रही है, वो तो मुख्यमंत्री के भी फंड है, सब ये बाद की बातें हैं, ये उठेंगे, बाद में उठेंगे। ये तो उनको बाद में देखना। आज तो ये है कि हम लड़ाई कैसे लड़े। उठाया तो राहुल गांधी ने है ना कि इसकी ऑडिट की जाए। हाँ, तो वो राहुल जी ने उठाया है, तो उनके दिमाग में कोई होगा। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ आप जी, मतलब आप इत्तेफाक नहीं रखते? मैं इस विचार का नहीं हूँ कि आज कोई विवाद खड़ा किया जाए जी, लेकिन इस बात विचार का जरूर हूँ कि कल को इस बात का जरूर हिसाब देना पड़ेगा। अच्छा, ओके सर, आर्थिक संकट की बात लगातार हम कर रहे हैं। हमने देखा कि शराब के मामले में सोनीपत का एक मामला सामने आया जिसमें एसआईटी बना दी, लेकिन सिर्फ सोनीपत में शराब जो है वो ब्लैक की गई है ऐसा नहीं है। कई जगह पर जो शराब है वो ब्लैक की गई है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और आपको लगता है कि एक्साइज मिनिस्टर और होम मिनिस्टर का सामंजस्य जो है वो एक दूसरे के विभाग के बारे में बोल रहे हैं कि अगर वो इसमें इस कार्रवाई में अगर पाई जाती है तो वहाँ कार्रवाई होगी। अब लेट क्या है, अब तक तो मेरे को ये मालूम था एसआईटी का डिक्लेयर किया, एसआईटी बनी नहीं है अभी। आपको अगर आप कह रहे हैं एसआईटी बना, आपको ज्यादा पता होगा एसआईटी बना दी तो कौन कौन मेंबर बने उसके? वो टीसी गुप्ता जी को कर दिया सर, वो टीसी गुप्ता।
हाँ जी हाँ जी टीसी गुप्ता, सुभाष यादव जी। लेटेस्ट नहीं पता ना, अब एसआईटी जिस स्पीड से बनी है, जितनी देर में बनी आपके सामने है, लेकिन सवाल इस बात का मैं आपको बता चुका कि भाई आप जब ये शराब के ठेके खुले और प्रदेशों में, दिल्ली में आपने तमाशा देखा, यूपी में देखा, लंबी लंबी लाइनें लग गई और ठेके बंद करने पड़ गए। हरियाणा में तो मैंने ऐसा कोई नहीं। उसका क्या कारण है? उसका एक ही कारण है कि लॉकडाउन के समय में शराब बंद करके उस समय भी शराब ही बिकती रही। जो L1 जिस दिन का खरीदा उसी दिन उनका स्टॉक चेक होना चाहिए, आज तक नहीं हुआ। तो ये तो एसआईटी का काम है, वो करेंगे। हुड्डा साहब, आपको क्या लगता है शराब तस्करी में कौन ज्यादा जिम्मेवार है, अधिकारी या नेता भी इसके अंदर शामिल हैं? देखिए, मैं कोई निराधार बात नहीं करता हूँ, ये एसआईटी का काम है, सामने बात आ जाएगी। लेकिन मैं कहता हूँ एसआईटी वाले ईमानदारी से जो है तय तक पहुंच रहे हैं, काम करें। सर आप 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, सरकार में आपने बहुत कुछ देखा है और राजनीति भी लंबी हो गई है। ऐसा सरकार का कोर्स नहीं होता जब ऐसी इमरजेंसी आ जाए जिसमें लोगों को कुछ सहायता दी जाए, ऐसा कोई कोर्स का गठन नहीं होता क्या? तो मैं कह रहा हूँ, मैं तो जब से आप और मेरी अभी समाज शुरू हुआ, यही बात मैं कह रहा हूँ। सरकार को मैंने कहा, हमने पहले दिन कहा भाई कर्जा ले, जब हमने कहा कि कल को आप कहोगे कर्जा ले लिया हमने, मैंने कहा कि मैं आपको कह रहा हूँ इस काम के लिए, लोगों की सहायता के लिए, कोरोना की लड़ाई लड़ने के लिए हम कर्जा लेंगे तो उसका कभी हम सवाल नहीं उठाएंगे। आगे पहले कितना कर्जा लिया है, बाद में कितना कर्जा लिया हुआ हम उठाएंगे, लेकिन अभी मैं कोई बात नहीं करा। साहब, सरकार ने अप्रैल में 5,000 रुपया कर्ज उठाया है और मुख्यमंत्री से 5,000 करोड़ रुपए कर्जा अप्रैल में उठाया है। और मेरी मुख्यमंत्री जी से परसों बात हो रही थी, मुख्यमंत्री जी ये बता रहे थे कि 2,000 करोड़ रुपया मई में भी लिया जा रहा है। इतना कर्ज उठाने के बावजूद ये जो कर्जा उठाया जा रहा है, ये तो तनख्वाहें देने के लिए उठाया जा रहा है। और वेतन का 4,500 करोड़ का खर्च बता रहे थे, वो तनख्वाहें और वेतन। मैं सिर्फ कर्जा लेने की बात जब कही थी, जब मेरे पे आपने कहा, सवाल किया शुरू में, मैंने कर्जा लेने की बात जब कही थी, मैंने कोरोना की लड़ाई के लिए हम सब इकट्ठे हैं। आज भी मैं कह रहा हूँ इकट्ठे हैं, इसके गरीब आदमी की मदद करने के लिए, किसान को बोनस देने के लिए और कोई मदद करने के लिए कर्जा लेना। सर, सोनीपत का जो मामला है उसमें 2019 में भी 3 FIR हुई थी सर, ऐसी ही उस टाइम पे भी। और जिस आरोपी का नाम आ रहा है उसी के पास से शराब जब्त करके पुलिस ने उसी के गोदाउन में रख दी थी, ये FIR के अंदर लिखा है। और अभी सर ये 5200 पेटियां हैं। SHO इन्होंने कह दिया कि ठीक है, SHO के ऊपर हमने कार्रवाई कर दी। आपको लगता है कि केवल भूपेंद्र जो है कल रिमांड पे कह रहे हैं कि उन्होंने भी ये कहा है कि मैं SHO के साथ मिलकर करता था, केवल SHO स्तर तक का ये मामला है सर कि इतने ही लेवल पे ये हो जाती होगी चीजें? देखो, ये खाली SHO की तो बस की बात नहीं है, लेकिन मैं किसी को दोष निर्दोष, ना तो किसी को दोषी कहता हूँ ना किसी को निर्दोष कहता हूँ। जब SIT का गठन कर दिया गया आज, जैसे आपने बताया, तो उसका काम करने दो इंडिपेंडेंट। उसमें कोई कमी दिखाई देगी, कोई ऐसी बात आएगी तो हम उठाएंगे इस बात को, जोर से उठाएंगे। लेकिन एक बात तो साबित है ना, जब यहाँ शराब के ठेके दिन खोले लाइन नहीं लगी, उसका कारण तो जरूर जानना पड़ेगा। उसका कारण एक ही है, मेरा तजुर्बा ये है कि शराब तस्करी यूपी चलती रही। L1 के जो ठेके थे, L1 के जो ठेके हरियाणा में L1 के 52 ठेके थे जो नीलाम हो रखे थे। और जिसकी आप बात कर रहे हो, उसकी डिपार्टमेंट ने जब जांच कराई, 31 मार्च का जो स्टॉक था, वैसे तो 24 मार्च से हो गया था लॉकडाउन, 24 मार्च का स्टॉक, 31 मार्च का स्टॉक और अब 30 अप्रैल का स्टॉक जब चेक किया तो बहुत अधिकतर गोदामों से जितनी स्टॉक होना चाहिए तो उससे बहुत सारी कम मिली है और किसी में स्टॉक ज्यादा मिला है और सरकार उसकी जानकारी भी नहीं देना चाह रही है कि कितना कम मिला है। सरकार उसकी जानकारी भी नहीं दे रही कि कितना कम मिला है। SIT बनेगी तो हम सवाल उठाएंगे ही है। SIT का मतलब ये है। और ये जो है, लो आगे देखो, 1 साल होता है, आगे जो ठेके जो है ना, पता नहीं 10-15 दिन के और फालतू उड़ा दी, ये किस बात से भाई? याद करें, गरीब आदमी की मदद करो, इनकी क्या जरूरत थी? SIT के ऊपर तो बात जब आएगी ना कि देखो उसने सरेंडर कर दिया भूपेंद्र ने, ये भी कह रहे हैं कि जो भूपेंद्र ने ये कह दिया। SIT का जो मैंने पढ़ा है वो हरियाणा पूरा, हाँ पूरा हरियाणा, वो पूरा हरियाणा है। ब्रेक की बात नहीं रही ना, फिर तो हर मुद्दे की बात आ जाएगी उसमें।
सर क्या कोई ऐसी और ये जो इनको रियायत की है, जो न आगे ठेका लिया 365 दिन के बजाय 370 या कितने दिन का साल बना दिया, वो हुड्डा साहब, आपको लगता है जो ये शराब का घोटाला हुआ है ये किसी राजनीतिक संरक्षण में हुआ है? मैंने जैसे आपको कहा ना, देखिए मैं किसी को दोषी या निर्दोष नहीं बता सकता हूँ। एसआईटी बनने के बाद एसआईटी काम है, अगर ये आपको ये लगता है कि एसआईटी के बस की नहीं है तो किसी हाई कोर्ट के सिटिंग जज द्वारा कराई जाएगा। जी सर, क्या ऐसी कोई सूचना भी है कि जो भूपेंद्र सिंह दहिया है ये पुराने आबकारी मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का रिश्तेदार है, ऐसा है क्या सर कोई सूचना? नहीं, मेरे को नहीं मालूम, मैं ये चीजें नहीं पता करता। पर हुड्डा साहब, आप तो 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रदेश में 2 महीने तक अवैध शराब बिकती रहे, ये कैसे पॉसिबल है? मुख्यमंत्री के नाते आप क्या सोचते हैं, क्या किस चीज को एक्टिवेट होना चाहिए था प्रशासन में? तो एसआईटी और किस चीज के लिए बनी? मैं कह रहा हूँ यार, बार बार वही बात कह रहे हो आप। शराब के ठेके खुले, जब दिल्ली में लाइन लगती है, यूपी में लगती है, छत्तीसगढ़ में लगती है, तो हरियाणा में क्यों नहीं लगी लाइन? ये बड़ा गंभीर मामला है, इसको गहराई से जांच करानी चाहिए सरकार को और तय तक जाना चाहिए। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि शराब की डिमांड बहुत ज्यादा है और हमारे पास जो है स्टॉक बहुत कम है अभी। अरे इस बात में तो मेरे को पता होगा, डिमांड ज्यादा है और स्टॉक कम है तो डिस्टिलरी है, उनको कहो भाई। और हुड्डा साहब, 2 सवाल है मेरे आपसे। बात सुनाई दे रहे हैं हुड्डा साहब? हाँ, सुनना बोलो। हाँ, 2 सवाल है। एक सवाल तो ये है कि आगे धान की कौन बोल रहे हैं, क्या नाम? राम सिंह बराड़ बोल रहा हूँ। अच्छा, बराड़ साहब, ठीक है। हाँ हुड्डा साहब, 2 सवाल है। एक तो आगे धान की बिजाई होनी है और हरियाणा पंजाब में ज्यादातर बिजाई में प्रवासी मजदूर हैं, वो उनका हमेशा से सहयोग रहा है, वो उनका काम करते रहे हैं। प्रवासी मजदूर धीरे धीरे वापस जा रहे हैं, कोरोना संक्रमण का समय है और सरकार किसी को कोई राहत भी किसान को भी नहीं दे पा रही, मजदूरों को भी नहीं दे पा रही। तो इसमें आगे बिजाई कैसे हो पाएगी और जिस तरह की अब शर्तें लगाई जा रही है उसमें कैसे बिजाई होगी? एक तो ये है। देखिए, और दूसरा क्या है कि बसों के भाड़ा बढ़ाना, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाने, सब्जी फल पे मार्केट फीस लगानी, एक तरफ तो नए टैक्स लगा रहे हैं और दूसरी तरफ नया कर्जा भी लिया जा रहा है और अभी किसी को राहत भी नहीं मिल रही। और आप बार बार पहले भी सवाल उठाते रहे कि सरकार ने पहले भी बहुत ज्यादा कर्जा लिया हुआ है, तो अब किसी को राहत मिल नहीं रही, कर्जा भी सरकार ले रही है और टैक्स भी लगा रही है। तो इन दोनों चीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं पहले कह चुका हूँ बराड़ साहब, ये जो लगाया है पैसेंजर टैक्स बढ़ाया है, डीजल पे बढ़ाया है और जो सब्जी मंडियों पे लगाया है, ये मैं कह चुका हूँ सरकार को कि वापस ले तुरंत, ये जन विरोधी है। और जहां तक धान की बिजाई का सवाल, ये बात ठीक है, मजदूर है नहीं, लेकिन सरकार को चाहिए उसको है मनरेगा में दें, किसान का जब मदद होगी, बिजाई जितनी हो मनरेगा में हो, और बीजने का जो होते हैं वो डीएसआर के द्वारा की जाए, मतलब डायरेक्ट सीडिंग करी जाए, तो उसमें पानी का भी बचाव रहेगा और उसमें लेबर भी कम आएगी। उसका प्रोत्साहन जो इन्होंने पिछली बार 5,000 रुपए एकड़ देने की बात कही थी, वो तो किसी को दिया नहीं, तो उसके जो बल्कि प्रोत्साहन देना चाहिए उसको, ताकि और मनरेगा जो है किसान को और जो भी बिजाई में मजदूर काम करे उसको मनरेगा। ठीक है बराड़ साहब? बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये जो साहब, एक बात और जोड़ना चाहूंगा, मैं पूछना चाहूंगा कि पिछले 6 सालों से सेंटर और प्रदेश में दोनों जगह बीजेपी की सरकारें हैं। हरियाणा के हिस्से में जो पानी आना चाहिए था, एसवाईएल का फैसला भी सारी अदालतों से हरियाणा के हक में हो चुका है। उस मामले में या हरियाणा को पानी मिल सके या पानी का जो संकट है वो जो कम हो सके, उसके लिए सरकार के जो अब तक कोई प्रयास है या नहीं है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, सुप्रीम कोर्ट हरियाणा के हित में फैसला कर चुकी। इनको ये नहीं मानना चाहिए था कि हम बातचीत से इनको निपटा लेंगे, तो बात हो जाए, बल्कि इनको दबाव देना चाहिए कि भाई इम्प्लीमेंट करें इसको,
तो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला है। दूसरा जो हासिब उठालान है, जो पंजाब ने रोक रखा है जिसका पंचर करना, उससे ये जो बहुत को राहत मिलेगी, जो अपना डार्क जोन पर आएंगे उठकर उससे भी मिलेगी, और पानी का भी जो हमारा हमको हिस्सा नहीं ले रहे हैं, हमारे हिस्से का ही पानी कैसे कहाँ जाए, यही तो बात हम कर रहे हैं उसमें। तो ये जो है ये मुद्दे बहुत अहम हैं, तो ये देखा है हमारे प्रदेश के लिए सरकार को पूरा प्रयास करना चाहिए। पूरी तरह से लड़ाई लड़ी नहीं गई है। ये जो मुद्दे हैं हुड्डा साहब, जब चीफ मिनिस्टर के साथ आपकी विपक्ष की एक बैठक फिर होगी आगे, तो उसमें जो नए टैक्स लगाए गए हैं उनके बारे में, या पंचायती जमीन पे धान की रुपाई ना करने के और उनको उठाने के लिए तो आप साहब रखा है। जब भी तो मैंने कहा संवाद से, मैं विवाद खड़ा नहीं करना चाहता, संवाद से जो है राहत मिले किसानों को, गरीब आदमी को, छोटे दुकानदार को, जो दिहाड़ीदार हैं, रिक्शा चालक जो थोड़े हैं, जिनको चाहे बिजली के बिलों में राहत दी जाए, चाहे और दी जाए, कार्ड होल्डर जो है जिनको राशन की जरूरत हो उसको राशन दिया जाए, और जिसके पास कोई कार्ड ही नहीं है, उनको भी राशन दिया जाए। राशन की कमी नहीं है हमारे पास, भंडारण की कमी नहीं है। धन्यवाद हुड्डा साहब। तो कुछ ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि जो भी वो मुख्यमंत्री जी डिसीजन ले रहे हो, पहले आपसे चर्चा करते हैं, आपसे सलाह करते हैं, फिर उसके बाद डिसीजन होता है। देखिए, मैंने जो इतना था बता दिया। जहां तक टैक्सों का मामला है या ये धान की बिजाई का मामला है, हमारे से कोई सलाह नहीं। ये जरूर ने कहा, मैंने कहा भी कर्जे ले लो, कर्जा ले लो, या टैक्स लगाना है आप तो सुपर रिच के ऊपर लगाओ, जो बहुत ज्यादा अमीर है, जिनके पास वो है, जो सुबह से लेकर शाम तक कमाता है, गाड़ी उसको मिल नहीं रही, किसान तो तकलीफ है, उसकी लिफ्टिंग ही कराओ, उसके ऊपर बोझ देने की जरूरत नहीं है। हुड्डा साहब, आपने कहा जो गेहूं की खरीद हुई थी उसमें 21 अप्रैल तक की केवल पेमेंट हुई है। हाँ। और सरसों की 25 तक हुई है, जबकि सुरजेवाला कह रहे थे कि गेहूं की खरीद की 25 अप्रैल तक की खरीद की पेमेंट हो चुकी है। देखिए, मैं तो कई मंडियों में टेलीफोन आया है मेरे पास, यही आया है खबर कि भाई 21 तक की हुई है, कईयों में तो हुई नहीं। जैसे सांपला मंडी से कल टेलीफोन आया था, बहुत ना के बराबर पेमेंट हुई है। अब वेयर हाउस वाले कहेंगे हमने इतना खरीदा, लेकिन कहाँ किस मंडी में खरीदा है। बात यह है कि पेमेंट जो 72 घंटे में होना चाहिए था, 20 से खरीद शुरू हो गई है। आज कौन सी तारीख हो गई है? 11 मई। क्या तो आड़ती करेगा, क्या किसान करेगा, आगे फसल कैसे बोएगा, आड़ती कहाँ से लाए, उसके ऊपर ब्याज कौन देगा, ये बहुत सारे सवाल है। सरकार को इस मामले में बिल्कुल गंभीरता से लेना चाहिए। हुड्डा साहब, आपकी नजर में सरकार ने, आपकी नजर में, आपने कहा कुछ अच्छे कार्य भी किए, कोई अच्छे कार्य भी किए हैं इन्होंने, कुछ विशेष आपने भी मदद की है? देखो, प्रयास किया है जो, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन जो फैसले किए इनका, जो मैंने कहा जो गलत किए वो गलत कहे, उनका मैं विरोध कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा, कोई मैं विवाद तो खड़ा नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारी लड़ाई कॉमन है, संवाद है मेरा। संवाद के द्वारा मैं कहता हूँ ये गलत फैसले वापस ले सरकार, और ये मंजूर नहीं है हमारे को। हुड्डा साहब, आप भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे, 10 साल रहे और विपक्ष के नेता भी हो, तो आपको क्या लगता है कि 17 के बाद लॉकडाउन खुलना चाहिए या अभी रहना चाहिए जी? देखिए, ये भी एक बड़े गहन का विषय है। जो पहले लॉकडाउन खोला, ये आपस में सलाह करके खोलना चाहिए था, और लॉकडाउन तो बहुत ज्यादा रख नहीं सकते हो, फेज वाइज कैसे खुल सकता है, क्योंकि जैसे पहला लॉकडाउन खुला, उससे पहले तो हमारे यहाँ इतने नहीं थे, केसेस बढ़ गए, तो उसका कैसे हम करेंगे, ये सलाह करके करना चाहिए, एकदम फैसले नहीं लेने चाहिए। कोई सुझाव जी आपकी तरफ से कैसे खुलना चाहिए? कोई आप, क्योंकि आप भी 10 साल रहे मुख्यमंत्री, आज प्रधानमंत्री के भी मुख्यमंत्रियों के साथ कर रहे हैं, तो मैं तो शुरू से ही सुझाव दे रहा हूँ। मान लो जैसे मंडियों में इनकी खरीद शुरू हुई, एक मंडी 70 एकड़ की है, नहीं मंडियों का नंबर तो बढ़ा दिया, एक मंडी 8 एकड़ की है, उसमें भी 50 शुरू में परमिट काटे, उसमें 50 काटे। अगर सही वितरण करते तो अब तक खरीद हो जाती। तो लॉकडाउन की उस टाइम लॉकडाउन अपने आप खुल जाएगा, तुम खरीद लो,
और किसान अपने काम में बिजी हो जाएगा। अगर उसके धान बोने में भी अड़चन डालेंगे तो वो ठीक नहीं है। और फेज वाइज खुलना चाहिए। जैसे अभी स्कूल में खोलने की जरूरत नहीं है, स्कूल अभी बंद ही रहेंगे मेरे ख्याल से, लेकिन मार्केट जो है जो जरूरी चीजें और मार्केट खोले आहिस्ता 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 तब खुलना चाहिए। काम तो देखो, नहीं तो आर्थिक तौर पे तो बड़ा भारी नुकसान हो चुका है देश का भी, प्रदेश का भी। और अगर यूं ही लॉकडाउन बढ़ते रहे, मतलब पार्शियली नहीं खोले गए, तो और हो जाएगा। हुड्डा साहब, जो आपकी मीटिंग हुई थी सर्वदलीय बैठक में, उसमें मुख्यमंत्री ने बताया था, जब टेलीविजन पे आते हैं कि हमने विपक्ष के मुख्यमंत्री जब टेलीविजन पे आगे बताते हैं कि सर्वदलीय बैठक में गेहूं खरीद की और सरसों खरीद के बारे में सर्वदलीय बैठक में मीटिंग हुई थी और आप सबने सहमति जताई थी कि ज्यादा मंडियां बनाई जाए, 1800 मंडियां जो बनाई गई मैं तो मना कर रहा हूँ, लेकिन ये भी मैंने सवाल उठाया था कि भाई उतने 70 एकड़ की मंडी में, उतना ही 8 एकड़ की मंडी में, तो उन्होंने कहा था हम थोड़ा प्रोपोर्शन देखेंगे, किया होगा उन्होंने, लेकिन फिर भी लिफ्टिंग नहीं होगी। जब तक लिफ्टिंग नहीं होगी तो आड़ती का और किसान का कितना नुकसान होगा आपका अंदाजा है। जब मौसम देख रहे हैं, लिफ्टिंग कुल 29 लाख मीट्रिक टन की हुई है, 57 लाख मीट्रिक टन खरीद हुई है, 29 लाख मीट्रिक टन की लिफ्टिंग हुई है। कितने दिन लगेंगे भाई? एक बारिश और होगी, एक दो तेज बारिश होगी तो हो गया किसान का तो काम, आड़ती भी मारा जाएगा। तो सर्वदलीय बैठक में जो बातचीत हुई थी, मैंने शुरू में मैंने कहा था नया तजुर्बा मत करो। जैसे पेमेंट की जो है, कभी मतलब कई फैसले बदले इन्होंने। शुरू में मैंने कहा था जो चल रहा है इस साल, इस बारी वही रहने दो, जब इस कोरोना से लड़ाई लड़ लेंगे तो बैठ के आप जैसा हो फैसला कर लेना। मत वो सिस्टम में मतलब अदला बदली में, एक आज ये फैसला किया, कल ये फैसला किया, आज आड़ती के द्वारा होगी, आज किसान का, मतलब रोज कई फैसले बदले, उससे डिले ही हुआ है, फायदा नहीं हुआ। हुड्डा साहब सरकार ये कह रही है, ऐसे देखिए, मैं कंपेयर नहीं करता, नहीं पंजाब में खरीद इसी वास्ते होगी जो पुराना सिस्टम आड़ती द्वारा वही चलता रहा। आप देखिए इस टाइम कोई भी नया तजुर्बा करने की जरूरत नहीं, क्राइसिस का टाइम। हुड्डा साहब सरकार ये कह रही है कि किसानों से खरीद और अगले 1 हफ्ते में पूरी कर ली जाएगी, उसके बाद हम यूपी और राजस्थान के किसानों के लिए भी यहाँ की मंडियां खोल देंगे। अरे पहले अपने तो खरीद लो भाई। कितना टारगेट है इनका? 75 लाख मीट्रिक टन तो इन्होंने टारगेट रखा है। 54 लाख की खरीद हुआ है, वो छोटा टारगेट है। पिछली बार तो 94 लाख मीट्रिक टन खरीदा था। अब के उससे बेहतर फसल हमारी। तो जो आपके साथ मीटिंग में डिस्कस हुआ था उसके अनुसार खरीदनी हुई। मेरी बात सुन, दाना खरीदना सरकार की जिम्मेवारी है ना, तो दाने को बचाने की भी सरकार की जिम्मेवारी है। तो रोज मिट्टी में वहां मिल रहा है, वो किसकी जिम्मेवारी भाई? किसान तो मंडी में ले आया, उसके बाद बारिश होगी तो किसान तो मारा गया। जी ऐसा नहीं चाहिए, किसान का मनोबल नहीं गिरने देना चाहिए। तो हुड्डा साहब, जो आपके साथ मीटिंग में डिस्कस हुआ था गेहूं खरीद की, सरसों खरीद की, उस पे खरी नहीं उतरी सरकार 1% भी। जो आपके साथ मीटिंग में डिस्कस हुआ था गेहूं खरीद और ऐसे करेंगे, मैंने तो बताया ना, पहले दिन मैंने सुझाव दिए थे भंडारण का। तो आपकी बात नहीं सुनी ना, फिर मानी नहीं ना बात आपकी। अब कुछ इन्होंने सुनी होगी, कुछ ले लिए होंगे, कुछ नहीं लिए, लेकिन पूरे फुल स्केल उस पर चलते तो आज समस्या का समाधान हो जाता और समस्या नहीं पड़ती। मतलब जो धरातल की जानकारी जो है कम पहुंचती है सरकार के पास, ऐसा लगता है। कोई और साथी? इस बार तो दो मंत्री थे, डिप्टी सीएम है, उनके पास डिपार्टमेंट था और दूसरी पूरी सरकार लगी हुई थी। देखिए गुप्ता जी, कुछ अपना भी जिम्मेवारी समझ, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन एक बार मंडी में जाके आप भी पूरी जानकारी लेके आओ। बलवंत तक्षक जी पूछना चाह रहे हैं जी। बलवंत तक्षक जी का म्यूट है, लेकिन हाँ क्या कह रहे हैं बलवंत? अनम्यूट कर लीजिए बलवंत जी का, अनम्यूट कीजिए अभिषेक जी। म्यूट करना भाई अभिषेक। साहब आवाज आ रही है? अब आएगी। आ रही है बलवंत जी, आ रही है। मैं ये कह रहा था जी, गृह मंत्री के नाते अनिल विज कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और गृह मंत्री के नाते, हेल्थ मिनिस्टर के नाते कोरोना से, और गृह मंत्री नाते अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं।
इस सरकार में एक अनिल विज जी काम कर रहे हैं या प्रधानमंत्री भी काम करते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मैं तो बयान अनिल विज जी का पढ़ रहा हूँ। जो ये जो है, चाहे SIT गठन की बात हो या जो पाबंदी की बात हो, ये है काम सबको करना चाहिए, कर ही रहे होंगे। नहीं कर रहे, जो नहीं कर रहे उनको करना चाहिए। हमारी जिम्मेवारी लगाओ, हम जिम्मेवारी लगाते हैं जी। किसी सम्मानित साथी का और कोई पर्सन हो? सर मेरे हेलो मान साहब। सर, हुड्डा साहब। हाँ जी। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने शुरू में हेल्थ की बात की थी कि हरियाणा कोरोना के लिए तो शायद तैयार हो गया, लेकिन दूसरी बीमारियों के लिए तैयार नहीं हो पाया। एक बार फिर दोबारा बता देंगे कि क्या बात थी वो, कि कौन सी जैसे OPD वगैरह बंद कर दी थी, और जी 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 आपको पता ही है। तो जो कैंसर का मरीज था, अब जैसे एक मरीज वहाँ था गाँव का, तो वो अपने कैंसर का इलाज कराने आया था, वहां नहीं हुआ तो यहाँ आ गया, तो तक का भी कैंसर बंद कर दिया। फिर मैंने डायरेक्टर से बात करी, उन्होंने कहा हम चालू कर देंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो दूसरे मरीज हैं जिनको मजबूरी में इलाज के लिए दिल्ली, ये वो सरकार की जिम्मेवारी है। कोई दिल्ली ना आए इलाज के लिए, इलाज वहीं प्रबंध किया जाए। जी जी जी। तो अभी आपके हिसाब से सर कितनी तैयारी है सरकार की? सरकार के पास टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर है अब सिचुएशन से निपटने के लिए? देखिए, और स्टेटों के मुकाबले में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, कोई दो राय नहीं। आपने देखिए ना, आप फरीदाबाद में मेडिकल कॉलेज है, मेवात में मेडिकल कॉलेज है, आपका खानपुर में मेडिकल कॉलेज है, करनाल में मेडिकल कॉलेज है, आपका इसमें तीन में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, करनाल में, पंचकुला में कितना बड़ा हॉस्पिटल, हर जगह। मतलब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे अच्छे, कैथल लगाओ डॉक्टर अम्बेडकर का, और मतलब बहुत सारे हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा हर जिले पे उपलब्ध है। अगर प्रोवाइडेड डॉक्टर्स को, हेल्थ वर्कर्स को और सफाई कर्मचारी को सब PPE किट दी जाए और पूरा उनका उसमें कार्रवाई की जाए, तो हम बेहतर हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आप देख रहे हैं दूसरी स्टेटों में, वहाँ 50 मरीज आ रहे हैं जब भी हाथ पैर खुल जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास हर जगह बेहतर है, अगर हम उसकी मैनेजमेंट सही कर लें। सर ये आज 3 जिलों के अंदर शराब के ठेकेदारों ने स्ट्राइक कर दिए यमुनानगर में गिरफ्तारी के खिलाफ। क्यों? जी, उनके किसी साथी को गिरफ्तार कर लिया कि जी हमारे साथ नाजायज कर रही है, पुलिस नाजायज कर रही है, और उनका मानना ये है कि ये सिर्फ 2 मंत्रियों के बीच की लड़ाई है जिसके कारण ठेकेदार पिसरा है। तो आप कैसे देखते हैं इसे? भाई इस बात का तो मेरे को ज्ञान नहीं, क्यों गिरफ्तार हुए, क्यों हड़ताल की है, तो बगैर पूरी जानकारी के मैं क्या कमेंट करूं। ठीक है सर, थैंक यू। आज की मीटिंग कोई सम्मानित साथी कोई और प्रश्न करना चाहता हो? चांदवीर जी, सवाल तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, फिर उतने लिखने भी तो हैं। सवाल तो चलते रहेंगे चांदवीर भाई साहब। ठीक है, बस आखिरी जाते जाते मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ हुड्डा जी से। हुड्डा जी, जाते जाते बस एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ, जो मैं ऑब्जर्व कर रही थी आपके इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, कि आप बहुत ही आपने स्टेबल तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से जवाब दिया, जबकि सरकार की हर योजना पे, सरकार के हर काम पे इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान सुरजीवाला और शैलजा जी जो हैं वो उस पर कोई ना कोई कमेंट कर रहे हैं या उस पर कोई ना कोई उंगली उठा रहे हैं। तो क्या बात है कि आप काफी चीजों में सहमत दिखाई दे रहे हैं, जबकि उन दोनों का अगर हम पक्ष देखें तो वो तो ये भी कह रहे हैं हम आवाज उठा रहे हैं तो वो चिढ़ जाते हैं। क्या वजह क्या है? एक ही पार्टी के दो पक्ष अलग अलग तरीके से। दो पक्ष नहीं है, पक्ष एक ही है, लेकिन अपना अपना तरीका है। मैंने शुरू में कहा मैं विवाद नहीं, कोरोना से लड़ाई इतने विवाद नहीं करना चाहता, विवाद में लोगों को नहीं उलझाना चाहता, मैं संवाद से समझाना चाहता हूँ। विवाद करूंगा जब कोरोना से लड़ने, हमारी लड़ाई खत्म हो जाएगी, हम इससे जीत जाएंगे कोरोना से, फिर दिखाएंगे हम फिर जो ये फैसले गलत हुए उनका कैसे विरोध होता है उस टाइम। मतलब आपके मुताबिक अभी ये सब नहीं करना चाहिए? संवाद से नहीं, संवाद से मैं बड़ा इस बात में स्पष्ट हूँ। संवाद से मैंने सरकार को चेतावनी भी दे रहा हूँ, उनसे निमंत्रण भी, उनको निवेदन भी कर रहा हूँ, उनको आग्रह कर रहा हूँ ये जन विरोधी फैसले तुरंत वापस ले। ये हरियाणा के हित में नहीं है, गरीब आदमी के हित में नहीं है, किसान के हित में नहीं है, उनके हित में भी नहीं है।
हुड्डा साहब, क्या फिर पोस्ट कोरोना आप व्हाइट पेपर लाने की बात करेंगे? इसीलिए तो प्रदेश के मुख्यमंत्री आप व्हाइट पेपर लाने की बात करेंगे सरकार के खिलाफ? पहले इसकी लड़ाई लड़ेंगे हम। मैंने कहा ना, लड़ाई के बाद फिर देखते फिर करेंगे। बहुत सारी सरकार ने वो की है, मैं कहता हूँ गलत फैसले लिए हैं, अनदेखी भी की है। अब मेरे पास तो बहुत सारे विधायकों का टेलीफोन आता है, जी कॉन्फ्रेंस में लिया नहीं लिया। मैं और जगह देख रहा हूँ, वहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री हर एमपी से बात कर रहे हैं, हर विधायक से बात कर रहे हैं, और उसमें बात कर करके वहाँ के फैसले ले रहे हैं। तो इस किस्म के संवाद से ही देखो लड़ाई लड़ी जा सकती है। मेरा यही है, आपस में संवाद करके और सही फैसला ले। या कोई भी फैसला लेने से पहले आपस में बात तो होनी चाहिए, विचार में विमर्श तो होना चाहिए। सर ये कौन से विधायकों के फोन आ रहे हैं, भाजपा वालों के? हुड्डा साहब, एक मेरे भी 30 विधायक है यार, मेरे अलावा 29 जेजेपी वालों के, कोई इंडिपेंडेंट भी हैं और भी हैं। मेरा भी है हुड्डा साहब से। हुड्डा साहब, अभी बात हो रहा था कि सरकार ने पानी बचाने के लिए जो एक मुहिम शुरू की है, उसमें कहा है कि किसान नहीं लगाएंगे धान, लेकिन इसका समाधान दूसरा भी तो हो, ताकि पानी का जो संरक्षण है उसके लिए सरकार क्या कर रही है? ऐसा है, 6 साल तो इस सरकार को भी हो गए ना, 6 साल हो गए ना। वो नलवी नहर थी, उसका क्या मायने था, वो किस लिए खोदी गई थी? डार्क जोन खत्म करने के लिए, और कोई मकसद नहीं था उसका। से बहुत सारी ड्रेन है, आपकी दूसरी फुहारे से है, और बहुत सारे वो हैं तरीके जिसमें पानी का कम इस्तेमाल हो। से नहीं, आज इतने धान मत बो, कल इतने नहीं बोगे। ये पहले 60 धान बोते थे ना किसान हरियाणा में, जो पानी की बहुत लागत थी, जाने से और उनसे उन्होंने छोड़ दिया ना। कोई विश्वास था खाली हमारे कहने से वो मान गए हो, लेकिन जो ऑल्टरनेट दिए हमने वो उनको फायदेमंद गुजरे। और जब किसी के आप कोई इंडस्ट्री हो, कोई किसान हो, जबरदस्ती पहले उसका घाटा पूरा नहीं हो रहा, उसकी लागत पूरी नहीं हो रही, और उस पर आप थोप रहे हो, ये कोई सही फैसला नहीं है। शुक्रिया। जल संरक्षण जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तब बैठ के समाधान निकालेंगे। सबसे पहले दादुनपुर नलवी नहर खुदाई है, उसको पूरा करो। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, कंपनसेशन दे दो राशि का, वो स्कीम ही खत्म कर दी। भाई डार्क जोन तो जब खत्म होगा ना, जब नलवी नहर बन जाएगी, आसी बुटाना नहर में पानी चल जाएगा, डार्क जोन अपने आप खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल सर, सवाल तो नहीं है, सजेशन एक ये है कि ये तो वीकली कर लो सर, शुरू कम से कम एक। बहुत जरूरी है। इतने लॉकडाउन रहेगा, इतने आप लोगों ने कहा था, मैंने शुरू कर दिया। बिल्कुल सर, वीकली। हुड्डा साहब, आपका जो संवाद था वो बड़ा इंटरेक्टिव था और बड़ा कैजुअल था, बढ़िया तरीके से आपने किया। हुड्डा साहब, वो शेर कह दो, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं था, सूरत बदलनी चाहिए। बस आप समझते, सही बात है। आज के दिन मैं हंगामा नहीं खड़ा करना चाहता, क्योंकि मेरे को मालूम है कि आज हंगामा खड़ा करने से किसी को लाभ जा रहा है, लेकिन ये बात सरकार को भी सोचनी चाहिए। ऐसे हालात पैदा करो कि हमारे जैसे आदमी को मजबूर कर दें। भाई ये जनहित के फैसले वापस ले लो, मेरे कोई और थोड़ा, यही तो आग्रह कर रहा हूँ। तो ये हो गया सर, ये हो गया सर। मैंने कहा ये तो ये हो गया, जैसे दो छात्रों में लड़ाई हो जाती है, कह रहे तू बाहर निकल, फिर बाद में देखूंगा तेरे को। अच्छा, ये दैनिक जागरण वाला बोल रहा है। कोरोना से ये छेड़ रहे हैं जी, अग्रवाल जी छेड़ रहे हैं, अग्रवाल जी छेड़ रहे हैं सर। वही मैं कह रहा हूँ, दैनिक जागरण की भाषा बोल रही है। अभी कोरोना से बाहर निकलो, फिर नहीं सर, आप भी तो कोरोना योद्धा हो भाई, आप घर से बाहर निकलते हो ना। जी सर, जी। आपने तो फोन करके हमारा हालचाल पूछ लिया था जी, हमारे तो कोई पूछा भी नहीं था कोई क्या हालचाल है। नहीं भाई, तुम हमारे साथी हो भाई, है, और अच्छे प्रमुख साथी हो। आपका हमारा तो चोरी का साथ है। के पास हमारे बगैर कुछ नहीं है, हमारे पास आपके बगैर कुछ नहीं है, तो सबको मालूम है। हुड्डा साहब, बहुत सारे अपडेट हो जाते हैं,
तो हफ्ते के हफ्ते आप अपडेट शेयर करते रहे, हम ये आपसे तो कर लिया करो सर, वीकली। आप हमसे शेयर करते रहे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। हर हफ्ते एक दिन तय कर लो, हर हफ्ते बिल्कुल एक हफ्ता ऐसे ही कुछ गुजारे हैं, बैठ के बात करें, कुछ चर्चा करें, तो होनी ही चाहिए। और ठीक है हुड्डा साहब एक बात आप लास्ट, हुड्डा साहब मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस संकटहीन माहौल में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आप प्रदेश की जनता को क्या मैसेज देंगे या क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि हर वर्ग इस समय किसी ना किसी समस्या से जूझ रहा है। देखिए, मैं प्रदेश की जनता को कहना चाहता हूँ, जो आज तक दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में हमारा जो है अच्छी परफॉर्मेंस रही, अब तक बचाव रहा, उसका कारण और कोई नहीं है, उसका कारण प्रदेश की जनता ही है। मान लो गांव में था, किसान इकट्ठे होते थे, बैठते थे, हुक्का पीते थे, ताश खेलते थे। शुरू में हमने कहा भाई हुक्का मत पियो, ताश मत पियो, या अपना सोशल डिस्टेंसिंग रखो, उसका पालन कर रहे हैं, हर आदमी पालन, शहर में पालन कर रहे हैं। ज्यादा गलती करता है उसको 10 टोकने वाले होते हैं कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग रखो। तो सभी से मेरा ये है कि इसका बचाव आज के दिन केवल सोशल डिस्टेंसिंग है, उसको रखें। और जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट जो भी एडवाइजरी दे उसको माने और इससे इकट्ठा होकर लड़े, दलगत राजनीति से ऊपर होकर लड़ाई लड़े, चाहे गांव की राजनीति हो, चाहे शहर की हो, चाहे। थैंक यू सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी सम्मानित साथियों का। थैंक यू सर, थैंक यू चांदवीर भाई। ओके भाई साहब, सबका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप जुड़े, बड़ी खुशी हुई और अच्छी तरह प्रेस वार्ता हुई आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते रहिएगा बीच बीच में। हुड्डा साहब फिर तो जाली